नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम खाद्य मिलावट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आपको देंगे। आज जो खाद्य मिलावट स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। दरअसल थोड़े से ही मुनाफे के लिए जब मिलावट की जाती है तो उपभोक्ता की जान तक का खतरा बनता है। बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय हमेशा बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी, फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। आज मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। मिलावट का एक रूप किसी खाद्य पदार्थ में कच्चे रूप या तैयार रूप में खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे पदार्थ को मिलाना है, जिसमें परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ की वास्तविक गुणवत्ता का नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा कानून फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत मिलावटी खुले में सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माने का प्रावधान है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। 5 अगस्त 2011 को लोकसभा में पारित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 12 लाख रुपए सालाना आय वाले व्यवसायी को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी खाद्य मिलावट और उससे जुड़े कानूनी मसलों पर। और ज्यादा जानकारी आपको देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रामनरेश यादव जी। रामनरेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी कोई सवाल है तो इससे जुड़ा हुआ आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। और चलिए आपको एक बार फिर से विषय बता देते हैं। विषय आज हमारा है खाद्य मिलावट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है 0120 6127 और 0120 6127 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और खाद्य मिलावट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। तो अधिवक्ता रामनरेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामनरेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि खाद्य सामग्रियों में मिलावट की कानूनी परिभाषा थोड़ा सा समझाइए। कब खाद्य को मिलावटी माना जाता है, किस केस में ऐसा होता है? अडल्ट्रेशन एक कानूनी अपराध है। जो कोई भी खाद्य पदार्थ जो सरकार के दिए हुए मानकों को पूरा नहीं करता है वो एक अडल्ट्रेटेड खाद्य पदार्थ कहलाएगा। जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ की क्वालिटी में अगर सपोज हम उसकी मेन क्वालिटी को हटा के और दूसरा पदार्थ उसमें हार्मफुल पदार्थ उसमें ऐड कर देते हैं, या कोई भी पदार्थ इनसैनिटरी कंडीशन में बनाया गया है, या उसके अंदर कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव हम डाल देते हैं जो सरकार के मानकों से बाहर है, जो सरकार ने मानक दिए हुए हैं कि इतना ही प्रिजर्वेटिव डलेगा, तो उससे अगर बाहर कोई प्रिजर्वेटिव डलता है या कोई कलर है जो प्रोहिबिटेड कलर्स हैं जो सरकार ने उनको मना किया हुआ है वो उसमें डाल देते हैं, ये अडल्ट्रेटेड खाद्य पदार्थ कहलाएंगे। या कोई भी डिसीज जो मरा हुआ जानवर है उससे कोई भी खाद्य पदार्थ बनाया हुआ है, या अच्छे खाद्य पदार्थ के अंदर खराब क्वालिटी का खाद्य पदार्थ मिलाया जाता है और उसकी जो क्वालिटी को डिग्रेड किया जाता है, तो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो अडल्ट्रेटेड खाद्य पदार्थ कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मिक्सिंग होती है, जैसे दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है, या हम देखते हैं दालें अक्सर हमारे घरों में जो आती है उसके अंदर छोटे छोटे कंकर मिलाए जाते हैं जी। या उदाहरण के तौर पर और हम देखें तो मिस ब्रांडिंग, जैसे एक्सपायरी डेट सपोज उसकी आज खत्म हुई है और उसको और एक्सटेंड कर देती है कई बार कंपनियां, क्योंकि उनका स्टॉक खत्म नहीं होता तो उनकी एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाती है, तो उनको बोलते हैं मिस ब्रांडिंग। या ऐसा कोई इंग्रेडिएंट उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, लेकिन हम जो वो लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट की जो कि सरकार के मानकों के हिसाब से लिखना कंपलसरी है कि इस खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीजें मिली हुई है, तो वो झूठी इंफॉर्मेशन जो देते हैं ये सब मिस ब्रांडिंग के तहत आती है, जो प्रोहिबिटेड है। सरकार ने इनके ऊपर प्रावधान किया हुआ है कि
इस टाइप की जो चीजें नहीं होनी चाहिए। कि कोई भी डिकम्पोज फूड है, सड़ा हुआ खाना है, उसके अंदर अच्छी वेजिटेबल्स के साथ सड़े हुए वेजिटेबल या फ्रूट की मिक्सिंग करते हैं, जिससे सारा जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है। तो इस तरह का जो भी होती है, ये अडल्ट्रेटेड खाद्य पदार्थ की डेफिनेशन में आता है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खाद्य पदार्थ की डेफिनेशन में आती हैं, मिलावट इसे कहा जा सकता है। और ऐसे में राम नरेश जी ये भी बताइए कि कानून में खाद्य मिलावट के दो तरह की मिलावट की बात की गई है कानूनी तौर पर, वे कौन से हैं? जिसको आपने तो बहुत सारी मिलावट की बात की, लेकिन वो दो जो कानून में कहे गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दो तरह की मिलावट है। एक तो इंटेंशनल मिलावट होती है, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, जो हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता है कि हम कर रहे हैं, वो हम करते हैं, वो इंटेंशनल है। जैसे अभी मैंने बताया, दाल के अंदर कंकर मिला दिया या कोई पत्थर मिलाया है, नमकीन के अंदर कई बार। ठीक है सर, ये दो मिलावटों के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इस बीच सर माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपका सवाल। सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? सर आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। यहाँ तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे, जब भी आप हमें कॉल करते हैं टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिए, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें, ताकि जो हमारे गेस्ट है, जो अभिवक्ता है, वो आपके सवालों के जवाब बेहतर तरीके से दे पाएं और आप तक आपका आंसर पहुंच पाए। बहरहाल एक बार फिर से हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सर आप दो तरह की मिलावट की बात बता रहे थे कानूनी तौर पर, कौन से है बताइए। ये दो तरह की, एक तो होता है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, जिसमें जो अडल्ट्रेशन करता है उसको पता होता है कि वो क्या उसके अंदर मिला रहा है, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। जैसे दाल के अंदर कंकर मिला दिया, पत्थर मिला दिए, या नमकीन के अंदर स्टोन पाउडर मिला दिया, या सैंड मिला दिया है, या जैसे काली मिर्च होती है उसके अंदर पपीते के बीज मिला दिए। तो ये सब टाइप की होती है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। एक होती है इंसिडेंटल, यानी कि वो करना नहीं चाहते लेकिन अडल्ट्रेशन हो जाती है। जैसे हमारे गेहूं के अंदर कीड़े वगैरह से बचने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड जो ग्रेन में होता है, या कोई लार्वा लगा होता है, कोई उसके अंदर कोई भी कीड़ा लगा होता है जो दाल के अंदर या किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर, या चूहे की या गिलहरी की जो ड्रॉपिंग्स हैं वो उसके अंदर खाद्य पदार्थ में मिली होती है। तो उसको साफ ना करके कंपनी के अंदर जब जाता है फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, तो उसको साफ ना करके ये उसको उस समय ही वो कर देते हैं, तो वो इंसिडेंटल अडल्ट्रेशन होती है। ये दो टाइप की है। बिल्कुल, ये दो टाइप की है मिलावट, जिसको ये कहा जा सकता है कि कानून में ये बताया गया है कि कानून में खाद्य मिलावट दो तरह की होती है, जिसके बारे में राम नरेश जी ने बताया हमारे दर्शकों को। राम नरेश जी ये भी बताइए कि खाद्य मिलावट की शिकायत आखिर कहाँ करनी चाहिए? एक आम उपभोक्ता या एक आम व्यक्ति ये दरअसल नहीं जानता है बेहतर तरीके से कि अगर उसके सामान में मिलावट है, और वो ये जानता है कि देखिए इसमें मिलावट है, लेकिन वो इतना परेशान होता है या इतना नीरस होता है, या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या वो नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर उसको शिकायत करनी है, कहाँ जाए, किसके पास करे? जी नेहा जी, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसके अंदर सेक्शन 29 के अंदर जो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है उसके बारे में दिया गया है। तो फूड अथॉरिटी और स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है जिनको अप्रोच किया जा सकता है। जैसे किसी में मिलावट है तो उसकी फूड सैंपलिंग भी एक पर्टिकुलर फीस देके इंडिविजुअल खुद से भी करा सकते हैं, या फूड अथॉरिटी को आप शिकायत लिखते हैं तो फूड अथॉरिटी उसमें फूड एनालिस्ट के पास भेजेंगे, उसकी सैंपलिंग जाएगी, और फिर उस जो फूड आइटम है, जो खाद्य पदार्थ है, उसका निरीक्षण होगा, उसकी जांच होगी, और उसके बारे में पता लगाएंगे। उस कंप्लेंट पे जो फूड अथॉरिटी है वो बिल्कुल ही निसंदेह एक्शन लेती है। जी, तो बिल्कुल आपको अगर लगता है कि आपके सामान में मिलावट है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
उसका तरीका भी, उसकी प्रक्रिया भी राम नरेश जी ने बताया है। अगर खाद्य में मिलावट है तो आखिर कहाँ पर जाएं उपभोक्ता, कहाँ पर शिकायत करें, कैसे शिकायत करें, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन ये भी बताइए कि फूड इंस्पेक्टर की भूमिका इस पूरे विषय पर क्या होती है। हालांकि थोड़ा बहुत आपने इससे पहले बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए सर। फूड इंस्पेक्टर जो पहले होते थे, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था, उस समय फूड इंस्पेक्टर होते थे। जो फूड इंस्पेक्टर की भूमिका थी, अब फूड ऑफिसर ने, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसने ले ली है, जो नया एक्ट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उनकी पावर है सैंपलिंग लेना। वो सैंपल ले सकते हैं, जब कोई शिकायत आती है कि इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ है, तो उसकी सैंपलिंग वो ले सकते हैं, किसी भी फूड की या किसी भी सब्सटेंस की जो इंसानों के खाने के लिए अच्छे नहीं है। दूसरा, किसी भी बिल्डिंग में, रेस्टोरेंट में या फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जहाँ फूड मैन्युफैक्चर हो रखा है या स्टोर हो रहा है या उसका बेचा जा रहा है, तो उसके अंदर वो जा सकते हैं और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वहां पे जो भी अनवांटेड आर्टिकल हैं उसको सीज कर सकते हैं, ये पावर है उनके पास। और कोई भी पेरिशेबल यानी कि जो सड़ने वाला खाद्य पदार्थ है उसको डिस्पोज भी करा सकते हैं। दूसरा, कोई भी जो अडल्ट्रेटेड वो सीज करते हैं आर्टिकल है, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जहाँ पे वो सीज किया होता है, कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी ने, उस पर्टिकुलर दुकान से वो जो सीज किया है, क्या वो उसके बारे में बता पाएंगे। तो ये सब पावर्स होती है उनके पास। दूसरा, ये नोटिस भी दे सकते हैं ताकि आपका जवाब दे सके दूसरी तरफ से। चीज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन की भी पावर है उनके अंदर, और प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की भी पावर है। तो ये सभी पावर्स हैं फूड एनालिस्ट के पास। वो सैंपल करके दे सकते हैं ताकि ये बताया जा सके कि ये जो फला फूड आर्टिकल है वो अडल्ट्रेटेड है या नहीं है, कि अडल्ट्रेशन है तो किस सीमा तक है। ये सब उसके अंदर ये पावर दी गई हैं नए एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत। जी, ठीक है। सर ये भी बताइए कि खाद्य मिलावट के लिए कम से कम और अधिकतम सजा और जुर्माना कितना रखा गया है, क्या प्रावधान है इसमें? जी, ये चैप्टर 9 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का, जो सेक्शन 48 से सेक्शन 60 तक ये डिफाइन करता है अलग अलग धाराओं में जो सजा दी गई है। ठीक है सर, मैं तफसील से जानूंगी, आप इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अभिलेश है खड़गपुर से। अभिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपका सवाल। हेलो जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल था कि अनऑथराइज्ड जो शॉप रहता है, अनऑथराइज्ड शॉप तो फिर वो लोग का तो कोई ये नहीं रहता ना कि परमानेंट तो प्लेस नहीं रहता, तो उसका फिर सैंपल कैसे लिया जाएगा? वो लोग आज दुकान खोलेंगे, दूसरा दिन चले जाएंगे दूसरी जगह, जैसे फुचका चाट ये सब वाले जो हो गए। जी ठीक है, जिनकी परमानेंट शॉप नहीं होती है और वो इस तरह की मिलावट करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है या फिर कैसे शिकायत की जा सकती है, क्योंकि उनका तो कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है सर। शिकायत का तो प्रोसीजर वही है, सेम है। कंप्लेंट जाएगी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास, फूड अथॉरिटी है, सेंटर में है, स्टेट लेवल पे भी हर राज्य के अंदर एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। शिकायत जाएगी, शिकायत के तुरंत बाद ही उसकी सैंपलिंग होगी और 15 डेज के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर को, कि जो भी सैंपलिंग ली है तो उसका जो भी फूड एनालिस्ट ने उस पर जो भी जांच की है तो उसका बताना होता है विदिन 15 डेज। तो बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो ऐसे ही व्यक्ति की या ऐसे ही दुकानदार की आप शिकायत कर सकते हैं जिसका कोई परमानेंट ठिकाना हो, जो एक ही जगह पे रहता हो या एक जगह पे काम करता हो या एक जगह पे ही अपना व्यवसाय चलाता हो। बहरहाल एक बार फिर से अपने विषय पर वापस लौटते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि जुर्माना कितना है, कम से कम सजा का कितना प्रावधान है, सर उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, जैसे पेनल्टी है, जो ऐसा खाद्य पदार्थ बेचते हैं जो जिसकी क्वालिटी
सपोज ग्राहक ने उसकी क्वालिटी कुछ उसके अंदर कुछ और लिखी हुई है लेकिन वो है नहीं उसमें, जो इंग्रेडिएंट कुछ बता रखे लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, तो उसके लिए एक्ट के अंदर 1 लाख का फाइन का प्रोविजन दिया हुआ है। और सब स्टैंडर्ड फूड है जिसकी क्वालिटी बहुत ही नीच स्तर की है उसके लिए 5 लाख का पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है। इस ब्रांडेड फूड जैसे उसकी एक्सपायरी डेट सपोज एक्सटेंड कर दी है या उसके अंदर इंग्रेडिएंट कुछ है लेकिन बता कुछ रखा है, इस तरह से जो मिस ब्रांडिंग कर रखी है उसके लिए 3 लाख का प्रावधान दिया गया है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट कुछ बोल रही है लेकिन एक्चुअल में वो खाद्य पदार्थ वैसा है नहीं जैसा एडवर्टीजमेंट में कहा गया है, तो उसके लिए 10 लाख का प्रावधान दिया गया है। ऐसे ही कोई भी जैसे खाद्य पदार्थ है उसमें कोई भारी चीज है जैसे लीड है, मरकरी है, वो पाया जाता है तो उसके अंदर जो हार्मफुल नहीं है हमारी सेहत के लिए उसके लिए 1 लाख का प्रावधान है। लेकिन जो अनसेफ फूड है जैसे उससे हमें कोई इंजरी हो जाती है, सपोज कोई इंजरी नहीं होती है तो 6 महीने की सजा है उसके अंदर, और सपोज कोई उसमें इंजरी नॉन ग्रीवियस इंजरी है तो उसमें 1 साल का प्रावधान है। ऐसे ही अगर ग्रीवियस इंजरी हो जाती है वो खाने से हमें तो 6 साल का है, और इन केस ऑफ डेथ अगर कोई मर जाता है वो खा के तो 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। बिल्कुल, तो ये सजा का प्रावधान है और इतनी सजा हो सकती है अगर किसी भी तरह की कोई मिलावट होती है और उसकी शिकायत हो जाती है तो। बहरहाल राम नरेश जी, भारत में किस अधिनियम के तहत खाद्य मिलावट को नियंत्रित किया जाता है और ये क्यों आखिर किया गया था? पहले भारत में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के तहत ये नियंत्रित किया जाता था, लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था 2011 में एप्लीकेबल हो गया था। तो इसके जो शेड्यूल के तहत जितने भी एक्ट या जो भी ऑर्डर थे, सेकंड शेड्यूल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल पैकेजिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इन सबको 5 अगस्त 2011 को रिपील कर दिया यानी खत्म कर दिया गया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लाया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लाने का जो मेन मकसद था वो यह था कि भारत में 2006 से पहले कई कानून थे अलग अलग फूड के, इंपोर्ट के अलग थे, एक्सपोर्ट के अलग थे, अडल्ट्रेशन के अलग थे। इससे एक तो कंट्रोल मुश्किल हो रहा था सरकार को एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, अडल्ट्रेशन में, अलग अलग में। तो एक संयुक्त यानी कि जॉइंट कानून बना दिया है जिसमें सभी इन जितने भी ये मुद्दे हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कंसिडर किया एक ही एक्ट के अंदर, और उस एक्ट के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया सन 2011 में। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी अलग अलग उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए। क्या कोई भी प्रोविजन है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड में कितना प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे किसी भी खाने में, कितना सेफ्टी उसकी ध्यान में रखते हुए कार्य किए हैं। और दूसरा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जो कार्य किया है ये कि ग्राहकों के अंदर जानकारी पैदा करना, कंपनियों के अंदर भी जानकारी पैदा करना, कि कई बार तो अडल्ट्रेशन कंपनियां करना नहीं चाहती लेकिन हो जाती है, वो अलग अलग, जैसे मौसम की वजह से या मिस हैंडलिंग की वजह से या वो किन्हीं भी कारणों, तो उनको एजुकेट करना यानी कि एडवोकेसी का काम भी अभी अथॉरिटी कर रही है। कंज्यूमर को भी अवेयर कर दी है कि सपोज कोई मिलावट हो, दूध के अंदर मिलावट है तो आप कैसे पता करें, दाल के अंदर है तो कैसे पता करें, काली मिर्च के अंदर अगर पपीते के बीज मिक्स कर रखे हैं तो आप उसका कैसे पता कर सकते हैं। तो ये एजुकेट भी करती है। दूसरा ये बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से काम करती है। पहले साइंटिफिक ढंग से नहीं होता था इसमें काम, और साइंटिफिक ढंग से इसमें एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया है, जैसे साइंटिस्ट भी हैं इसके अंदर, वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं, दूसरे डॉक्टर भी हैं जो एमबीबीएस वगैरह करके आते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग फील्ड से हैं, कंज्यूमर साइड से भी मेंबर्स इसके अंदर हैं जो ये सब देखभाल करते हैं। तो ये सेंटर को, स्टेट को ये एडवाइस भी करते हैं और एक खाका तैयार करते हैं कि सरकार को इनको नियंत्रित करने के लिए जो अडल्ट्रेशन है क्या करना चाहिए। एक साइंटिफिक तरीके से उसकी
सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अप्राइज करते हैं। बाहर क्या हो रहा है विदेशों में उसके बारे में भी ये सरकार को बताते हैं और भारत में भी उसको लागू करें इस बारे में पूरा जोर देते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी। आपने बहुत विस्तार से खाद्य मिलावट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उनके सवालों का जवाब भी बखूबी दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।